हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का 9वां पाठ जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो चलिए, सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम लेखक परिचय देखते हैं। परिचय: इनका जन्म जगदीश चंद्र माथुर जी का 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, तो इनकी मृत्यु हुई 1978 में। परिचय में जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। आपकी प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि है। तो चलिए अब देखते हैं गद्य संबंधी। अब प्रस्तुत एकांकी, ये जो एकांकी है, इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। अब समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को ज़्यादा महत्व प्रदान किया है। अब इस पाठ का नाम ही है रीढ़ की हड्डी। अब इस पाठ को यह शीर्षक क्यों दिया है, ये तो अब हमें पाठ के अंत में ही अच्छे से पता चल जाएगा। अब रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, आप तो जानते ही हैं कि बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी ये शरीर को सीधा रखने में बहुत ही मदद करती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने रीढ़ की हड्डी का अर्थ यहाँ पर स्वाभिमान से जोड़ा है। स्वाभिमान, नारी सम्मान से जोड़ा है। तो चलिए अब देखते हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे उमा के बारे में। उमा एक सुशिक्षित युवती, बीए पास है, लेकिन फिर भी विवाह में अड़चने आ रही है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। अगर यहाँ पर इस पाठ में हम देखें तो उमा हमें स्वाभिमान के लिए लड़ती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। ये है उमा के माता पिता। पिताजी रामस्वरूप और माता है प्रेमा। दोनों ही बड़े चिंतित हैं अपनी बेटी के विवाह को ना होने की वजह से। इसीलिए रामस्वरूप बेटी के विवाह को तय करने के लिए उसे देखने के लिए आने वाले मेहमानों से झूठ कहते हैं कि उनकी बेटी उमा बीए नहीं तो बस मैट्रिक तक ही पढ़ी हुई है। ये है शंकर, पिता के बात का समर्थन करने वाला। और ये है शंकर के पिता यानी गोपाल प्रसाद जी, दकियानुसी विचारों वाले, पुरानी विचारधाराओं वाले। इनको बहु पढ़े लिखे नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए ये तो हम आगे पाठ में देखेंगे। और ये है रामस्वरूप का नौकर जिसका नाम है रतन। अब चलिए देखते हैं पाठ का जो पहला दृश्य है कुछ इस तरह है। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वही है रामस्वरूप जी। काफ़ी अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए वे कमरे से बाहर आते हैं और तख्त का जो दूसरा सिरा है वो उसके नौकर रतन ने पकड़ा हुआ है। अब रामस्वरूप रतन को डांट लगाते हैं कि अरे भाई धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बड़ी ज़ोरों से तैयारियां चल रही है और रामस्वरूप और उसका नौकर दोनों भी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब आप तो जानते ही है प्रसंग क्या है, मैंने तो पहले ही बता दिया है कि उमा को देखने के लिए मेहमान आने वाले हैं और यहाँ पर उसी की तैयारी में रामस्वरूप और रतन बिजी है, व्यस्त थे। अब रामस्वरूप डांटते हुए रतन से काम करवा रहे थे और रतन भी डांट खाते खाते ही काम कर रहा था। अब रतन ने पूछा, बिछा दे साहब? तो रामस्वरूप को गुस्सा आ गया। रामस्वरूप ने जरा तेज आवाज में ही कहा कि भाई परमात्मा जब अक्ल बांट रहा था
तब तू क्या देरी से पहुंचा था? भाई इतना पसीना किस लिए बहाया है? तो रतन तख्त बिछाते हुए बस हंसता है। दरी उठाते हुए राम स्वरूप रतन से कहते हैं कि अरे सुन, बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और हाँ सितार भी, जल्दी जा जल्दी। रतन चला जाता है और यहाँ पर पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, अरे लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, नाराज होकर बैठी है। रामस्वरूप कहते हैं, क्या हुआ? अरे तुम्ही ने तो कहा था ना उसे ठीक ठाक करके लेके आना। तो फिर रामस्वरूप को याद आता है और वो कहता है कि अरे हाँ, उमा से कह देना कि ज़रा अच्छे से तैयार होकर आए, यानी करीने से आए। यह लफ्ज़ ज़रा ऐसे ही है। देखो ना, खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब देखो इनकी सोच ही कैसी है। सुनो, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया है। अब वो आते ही होंगे। प्रेमा, और लड़का लड़का कैसा है? तो रामस्वरूप उसे समझाते हुए कहते हैं कि क्या बताऊँ, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी है, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा है, क्या करूँ, मजबूरी है। तुम ये सारी बातें अभी छोड़ दो, वो आते ही होंगे। रतन, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज में कहता है। रामस्वरूप दरवाजे से जैसे ही बाहर झांक कर देखते हैं तो मेहमान दिख जाते हैं। अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गाने के लिए भी कह देना उसे। रामस्वरूप मेहमानों से कहते हैं, हाँ आइए आइए, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी थोड़ा सा खकार कर कहते हैं कि नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता कैसे नहीं मिलता। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि उमा के माता पिता मेहमानों का स्वागत करते हैं। अब रामस्वरूप लड़के की तरफ देखकर, यानी शंकर की तरफ देखकर उसे कहते हैं कि और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर जवाब देता है कि जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, लेकिन हाँ वीकेंड में मैं चला आया था। तो रामस्वरूप अब शंकर से पूछते हैं कि आपके कोर्स खत्म होने में तो अभी साल भर ही रहा होगा। तो शंकर जवाब देता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप सुनते ही, साल 2 साल? शंकर कहता है, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हो, यानी कहीं फेल हो गया तो 1 आध साल पहले ही बढ़ाकर बोल दिया। आगे देखते हैं। अब गोपाल प्रसाद जी अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए कुछ? रामस्वरूप चौंक जाते हैं, बिजनेस? हाँ, अरे अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा पहले नाश्ता तो कर लीजिए, बातचीत तो होती रहेगी, उसमें क्या है। अब आगे गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि अरे भाई यह सब आप क्यों तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ यानी यहाँ पर तकलीफ़ उठाना। अब रामस्वरूप कहते हैं, अरे तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, खुशनसीबी है कि आप तशरीफ़ लाए हैं। और वह ऐसा कहते हुए अंदर चले जाते हैं और अंदर जा अब यहाँ पर शंकर और उनके पिताजी, इन दोनों के बीच में चर्चा चलती है। गोपाल प्रसाद जी अपने लड़के से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? तो शंकर जवाब देता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अरे तो भाई झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो भाई। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। अब इतने में ही बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। और आगे गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अरे आखिर आप माने ही नहीं, लेकर ही आ गए। तो रामस्वरूप कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध
और आधी चाय दीजिए, जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा उसमें। तो शंकर कहता है, सुना है सरकार ने चीनी ज्यादा लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद जी के चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर सरकार को आमदनी करनी है, अगर उसे मुनाफा चाहिए, तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वो कौन सा? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों भी हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब देने वाले भी चू तक नहीं करेंगे, हंसी खुशी वो दे देंगे। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ भाई, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल तो मानो खूबसूरती का सवाल ही बेढब हो गया है, उसके मायने ही बदल गए हैं। अब हम लोगों के ज़माने में यह सवाल कभी उठता ही नहीं था। और ऐसा कहते हुए तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद जी समोसा उठाते हुए कहते, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर यानी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर कहते हैं, किस मामले में? तो बीच में ही रामस्वरूप कहते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबूराम स्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है, और जायजा यानी जन्म पत्र मिला तो हो गया। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, यानी जन्म पत्र का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो शंकर भी हंस देता है, लेकिन गोपाल प्रसाद जी ये सारी बातें सुनकर गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़कियों का अधिक पढ़ा लिखा होने से ज़्यादा अगर उनको सिलाई पुराई आ गई तो बस हो गया। अब रामस्वरूप कहते हैं, मेज़ को एक तरफ वो सरका देते हैं, फिर अंदर दरवाजे की तरफ मुंह कर कर जोर से कहते हैं कि अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी लेकर अपने पिताजी को देती है। अब उस समय क्या होता है, उसका जो चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। अब बाप बेटे जैसे ही देखते हैं दोनों चौंक उठते हैं, दोनों परेशान। चश्मा देखते ही एक तो पहले ही गोपाल प्रसाद जी ने कह दिया था कि लड़की का निहायत ही खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, और ऊपर से उमा को चश्मा पहने हुए देखा तो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों भी चौंक गए। अब आगे देखते हैं। दोनों के मुंह से अचानक से निकल जाता है, चश्मा? रामस्वरूप जी, वह पिछले महीने में ही इसकी आंखें दुखने लग गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है ना? तो रामस्वरूप, नहीं नहीं साहब, वह तो मैंने अभी अर्ज किया ना, बस उसी की वजह से, और तो कोई कारण नहीं है। थोड़ा सा संतुष्ट हो जाते हैं और उमा से कहते हैं कि बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी अब यहाँ से उनका उमा को नापतोल करना शुरू हो जाता है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, गाना बजाना सीखा है तुमने? तो रामस्वरूप जवाब देते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। उमा, सुनाओ तो जरा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा सितार पर मीरा का जो मशहूर भजन है गाना शुरू कर देती है।
अब गाते गाते जैसे ही उसकी आंखें शंकर से मिलती है तो वह गाते गाते अचानक से रुक जाती है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि उमा, गाने को पूरा तो करो। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं साहब, आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है। सितार रखकर वह अंदर जाने को बढ़ती है तो गोपाल प्रसाद जी उसे रोक देते हैं और कहते हैं, अभी ठहरो बेटी, जरा रुक जाओ। तो रामस्वरूप भी उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और राम कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो उमा फिर से बैठ जाती है। अब इस तरह एक के बाद एक गोपाल प्रसाद जी उमा से सवाल करते जा रहे हैं। अब अगला सवाल गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं उमा से कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप टंगी हुई है, ये कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है। और हाँ, उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। और सिलाई कढ़ाई? रामस्वरूप कहते हैं, वो तो इसी के जिम्मे है, सारे घर की सिलाई यही सब करती है, यहाँ तक कि मेरे कमीज़ों की भी। हाँ, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सवाल उमा से पूछा जाता है और जवाब रामस्वरूप देते हैं। ये बात गोपाल प्रसाद से छिपी नहीं। गोपाल प्रसाद जी, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते थे? उमा फिर भी चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा फिर भी चुप, उसी तरह गर्दन झुकाकर बैठी रहती है। गोपाल प्रसाद जी अब अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपका जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सवाल उमा के लिए होता है और जवाब रामस्वरूप देते हैं, तो गोपाल प्रसाद जी को समझ में आ गया। अब रामस्वरूप उमा से कहते हैं कि जवाब दो उमा। हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जी को गुस्सा आ जाता है और वो रूखी आवाज में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दो, इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो गोपाल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, जरा इन्हें जवाब दो। गोपाल प्रसाद जी उमा की तरफ देखते ही रहते हैं। तो उमा हल्की लेकिन बहुत मजबूत आवाज में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना वापस। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा, उमा। जैसे ही उमा के सब्र का बांध टूट जाता है, वो कहती है, नहीं बाबूजी, अब मुझे कह लेने दीजिए। गोपाल प्रसाद जी बड़े ताव में आकर कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा बड़ी तेज आवाज में उन्हें जवाब देती है, जी हाँ, जी हाँ। और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? शंकर, बाबूजी चलिए यहाँ से, अब यहाँ हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। गोपाल प्रसाद जी उससे पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप एकदम चुप। इसका जवाब उमा देती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान, अपने मान का ख्याल है। लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर ये अपना मुंह छुपाकर भागे थे वहां से। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जब किसी स्वाभिमानी स्त्री पर या उसके मन को ठेस पहुंचती है तो उसका जवाब भी बड़ा करारा होता है। रामस्वरूप, उमा, उमा शांत हो जाओ। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, खड़े होकर बड़े गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा कि मैट्रिक तक ही पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए
वे ये सारी बातें कहते हैं। उमा जवाब देती है, जी हाँ, जाइए जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी उसमें स्वाभिमान नाम की चीज़ कोई है भी या नहीं, जिसे बैकबोन कहते हैं, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा होता है और उनके लड़के के रुलासापन। यहाँ पर उमा ने उसके चरित्र पर पूरी तरह से, या ये कहिए कि शंकर के चरित्र को सबके सामने उमा ने यहाँ पर लाया था। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस पाठ का जो शीर्षक है वो रीढ़ की हड्डी इस पाठ के लिए कितना सार्थक है। रीढ़ की हड्डी, स्वाभिमान। अब यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी का जो उद्देश्य था, नारी शिक्षा का महत्व, यहाँ पर बड़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हर नारी को अपने हर अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे फिर वो समाज में कोई स्थान बनाना हो, या चाहे फिर शिक्षा प्राप्त करनी हो, या चाहे कोई भी हो, हर चीज़ के लिए उसे समाज से लड़ना और झगड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो नारी के हिस्से में ये सारी समस्याएं क्यों आती है, ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर नारी के पास इन समस्याओं को सुलझाने का मार्ग तो होता ही है। अगर नहीं भी हुआ तो उस मार्ग को निकाल ही लेती है। तो यहाँ पर आखिर में जगदीश चंद्र माथुर जी का जो प्रयास रहा है कि इस सोच को बदलने का, समाज की सोच को बदलना है, समाज में परिवर्तन लाना है, नारी शिक्षा हो या नारी सम्मान हो, दोनों नारियों को मिलना ही चाहिए। ये जो प्रयास है वो बहुत सफल हुआ है। और चलिए हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।